ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की मेरी क्लास बीए भाग तृतीय में समाजशास्त्र में जो हम प्रथम पेपर में दुर्खिम की अवधारणा पढ़ रहे थे उस पर है। मेरी पूर्व की क्लास में हम लोग सामाजिक तथ्य क्या है उसके संदर्भ में पढ़ चुके हैं। आज हमारा चर्चा का बिंदु रहेगा सामाजिक तथ्यों के अवलोकन नियम। देखिए, सामाजिक तथ्यों के जो अवलोकन नियम हैं, दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो 1895 में लिखी थी, समाजशास्त्रीय पद्धतियों के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में इन्होंने इन अवलोकन के नियमों की व्याख्या की है। इनकी इस व्याख्या में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। प्रथम कि यह व्याख्या तटस्थ, निष्पक्ष व निरीक्षण की जाती है। इसे हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं। तटस्थ का मतलब है आदमी जो भी अध्ययन की इकाई है, वो जो अध्ययन कर रहा है वो दोनों वैल्यू फ्री हो जाएं। अर्थात किसी भी विषय की जब व्याख्या की जा रही है सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में, तो वैल्यू फ्री होना चाहिए। अपने विचार, पसंद, रुचि, मत उसका समावेश नहीं हो, बल्कि उसका उद्देश्य हो सामाजिक सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, उसका अध्ययन करना। जब वो निष्पक्ष होगा तभी वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करके यह निदान निकाल सकता है कि किसी मूल्य का, किसी तथ्य का समाज के लिए क्या उपयोग है, क्या वो अनुपयोगी है, क्या उसके अंदर व्यक्तिगत चेतना जुड़ी हुई है अथवा उसमें सामूहिक चेतना का समावेश है। या हम पहले ही समझ चुके हैं कि सामूहिक चेतना जब किसी एक मंच पर आ जाती है, जब किसी विचार वस्तु की ओर बदलने लगता है, तो वो सामाजिक तथ्य के परिभाषा को इंगित करता है। यहाँ दुर्खिम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष भी निरीक्षण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप अपने स्वयं के विचारों को अलग करके जो देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय अनुकूल है, उन विचारों की ओर हमें बढ़ना होगा, निरीक्षण करना होगा। यह एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। यहाँ दुर्खिम का आशय वैज्ञानिक विश्लेषण का यह होगा कि इसमें जब हम अध्ययन करेंगे तो ना तो कपोल कल्पित अवधारणाओं को स्थान दिया जाएगा, ना इसके अंदर किसी प्रकार के पूर्व स्थापित सिद्धांतों को डाला जाएगा, बल्कि यहाँ इसके अंदर वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके अध्ययन पर बल दिया जाएगा। अब यहाँ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि साहब यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति क्या होगी? तो यहाँ स्पष्ट कर दूँ, कोई भी पद्धति ना तो वैज्ञानिक होती है ना अवैज्ञानिक होती है। अर्थात किसी भी पद्धति में जब विज्ञान के गुणों का समावेश हो जाता है तो वही पद्धति वैज्ञानिक पद्धति बन जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठा कि सामाजिक तथ्यों का जब निरीक्षण किया जाएगा तो किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति काम में ली जाएंगी? क्या इसके अंदर मनोविश्लेषक पद्धति होगी या पे समाजशास्त्री पद्धति होगी? तो इसका सीधा सा अर्थ है, जिस तरह एक प्राकृतिक विज्ञान का विद्वान हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को प्रयोगशाला में मिलाकर H2O पानी निर्मित करता है, या सोडियम और क्लोराइड को मिलाकर NaCl नमक बनाता है, उस पदार्थ के साथ उसका कोई सरोकार नहीं है, कोई उसको तकलीफ नहीं होती। अगर नमक का रंग सफ़ेद की जगह ब्राउन हो, ब्राउन की जगह ब्लैक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु की तरह उसे वस्तु मानकर अध्ययन कर रहा है। ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आशय है कि हम उसमें तटस्थ हो जाएं, कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करें, ऐसे कार्यकारी वाक्य बनाएं जो हमें सिद्धांत तक ले जाते हों। इसके अतिरिक्त इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता हो, प्रयोग सिद्धता का इसमें गुण हो, संगठित संशयवाद, विज्ञान का गुण इसमें होना चाहिए। यहाँ संगठित संशयवाद से आशय है कि कोई भी घटना घटित हो रही है उसे एक व्यक्ति संचित दृष्टि से ना देखें, सभी उसमें संशय करें। जैसे एक बंद लिफाफे को आने पर उसको
जानने की हमारी जिज्ञासा होती है। सभी लोग सामूहिक आधार पर सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें कोई नौकरी का कॉल लेटर है, या किसी प्रेसी ने प्रेम पत्र भेजा है, या किसी अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को पत्र दिया है, एक जिज्ञासा होती है। वैसे ही नवीन खोज के प्रति संगठित संशयवाद के आधार पर जब संशय उत्पन्न होता है तो विद्वान लोग उसमें तार्किक प्रयोग करते हुए एक वस्तुनिष्ठ सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये सब जो काम में लिया जाएगा इसे हम वैज्ञानिक विश्लेषण की श्रेणी में मान सकते हैं। दुर्खिम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि विचारों से वस्तुओं की ओर प्रयास है, यानी एक व्यक्ति का विचार सामाजिक तथ्य नहीं है। जब उसे सामूहिक चेतना के आधार पर एक मानदंड, मूल्य, परंपरा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, या उसे हम कह दीजिए सामूहिक प्रतिनिधान की भावना जब उसमें आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो वस्तु बनने की ओर अग्रसर है। पाठ्यपुस्तक में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड की जब व्याख्या की गई तो इसमें दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन को यदि हमें जानना है तो हमें पद्धति शास्त्र को भी महत्वपूर्ण मानना होगा। और इसमें सबसे पहले हमें उन धारणाओं पर ध्यान देना है जो प्रचलित भ्रांतियाँ हैं। जैसे पहली भ्रांति के रूप में कहते हैं कि अधिकतर विद्वान विचार वस्तु में कैसे बदलता है इसमें अपनी सहमति प्रकट नहीं करते। उनका तर्क होता है कि एक विचार को वस्तु कैसे बनाया जा सकता है। ये तो ठीक वैसी बात हो गई कि जिस तरह किसी मिठाई को देखे बिना उसके स्वाद या उसकी कल्पना करना दूभर होता है, तो फिर जब तक आप उसे प्रत्यक्ष देख नहीं लेते वस्तु के रूप में, फिर वो विचार नहीं होगा। और विचार यदि पहले है तो फिर उसको वस्तु में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसी व्याख्या दुर्खिम ने स्पष्टतः नहीं की। ऐसी भ्रांति पाई जाती है। इसका संदर्भ में थोड़ा कार्ल मार्क्स से भी जोड़ना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स पदार्थ और वस्तु के बीच में स्पष्ट भेद करता है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें भौतिक संसाधनों के रूप में पदार्थ को बल देना चाहिए। तभी तो उसने कहा कि मैं जो मेरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसमें वाद प्रतिवाद संवाद के अंतर्गत वस्तु पदार्थ विचार की तुलना में महत्वपूर्ण है। जैसा क्लियर कट रास्ता उसने बताया ऐसा दुर्खिम ने नहीं कहा है, ऐसी भ्रांति है। इसके संदर्भ में मैं विद्यार्थियों को स्पष्ट कर दूं, दुर्खिम ने भले ही अलग से नहीं कहा हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो प्रत्यक्षवादी प्रकारवादी विद्वान था। जब उसने धर्म के संदर्भ में व्याख्या की, प्रकारवाद की व्याख्या की, तब उसने स्पष्ट कहा है अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने शिक्षकों को जो उन्होंने अनुसंधानिक ज्ञान दिया उसके माध्यम से वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक व्यक्तिगत विचार जब सामूहिक विचार में बदलता है तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक तथ्य के अवलोकन नियम की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार वो एक पद्धति शास्त्र के बारे में व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि प्राय समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र की आलोचना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें विज्ञान के गुण हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि पद्धति शास्त्र भी यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे सामाजिक तथ्य बनाता है और उसे ये स्पष्ट करता है कि ये सामाजिक तथ्य बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसको अवलोकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके जो नियम है उसको मोटे तौर पर 4-5 भागों में बांटा गया है। प्रथम, इसे वस्तु माना जाए, ये पहला नियम है। द्वितीय, पूर्व धारणाओं से मुक्तता इसमें होनी चाहिए। घटनाओं के समूह के रूप में इसे मान्यता देते हुए बाहरी विशेषताओं का समावेश होना चाहिए। व्यक्तिगत अभिवृत्तियों से अलग होकर स्वतंत्र अनुसंधान पर बल दिया जाता है। दुर्खिम का यहाँ पहले बिंदु के बारे में तर्क है कि सामाजिक तथ्य का सबसे पहला मौलिक नियम यही है, वस्तु की तरह इसे देखा जाए। वो कहते हैं कि रॉबर्ट बीरिस्टिड जिस तरह कहते थे कि दुर्खिम समाजशास्त्र से संबंधित तभी है जब वो अपने प्रकारवादी अवधारणाओं में वस्तु को महत्व देते हैं। अब ये वस्तु कैसे बनती है? जिस तरह सामाजिक संरचना में हम तटस्थ होकर कोई भी संस्था की व्याख्या करें, विवाह, परिवार, नातेदारी, शिक्षा, धर्म, इसे भी हमें वस्तु देखना है। यानी उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है तो अपने विचार नहीं डालने, वो परिवर्तन क्यों हो रहा है इस पर हमें ज़्यादा ध्यान इंगित करना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी निर्जीव वस्तु में हो रहे हों। इनका तर्क है कि सामाजिक तथ्य को यदि हमें देखना है
तो हमें पूर्व धारणाओं से मुक्त होना पड़ेगा। यहाँ अपने मस्तिष्क में हम लोग कुछ धारणाएं बना लेते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा विषय से हटके इसको सामाजिकरण से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम सोसाइटी में रहकर जैसा देखते हैं, समझते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसको सीखते हुए अपने भविष्य की निधि के रूप में अपने व्यक्तित्व में इंगित करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। अब मान लीजिए हमारे यहाँ धारणा बनी हुई है कि जिस व्यक्ति के सर में बाल कम होंगे वो धनवान होगा। कई बार हम मजाक में कह देते हैं तेरे बाल उड़ रहे हैं, शायद पैसा आएगा। अब ये धारणा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर इसकी हम व्याख्या दूसरे अर्थ में करें, हिंदुस्तान का अध्ययन करके देखें, तो आपको हजारों लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ठेला खींच रहे हैं और उनके सर पे बाल नहीं है। फिर तो वो तार्किकता नहीं आई। तो किंवदंती भ्रांति जो हम पहले से फिट कर लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की चपलता को देखकर हम कह दें कि ये तो बहुत चतुर व्यक्ति है, या फला जाति के लोग चतुर होते हैं, ये धारणाएं निर्मूल हैं। इनसे हमें मुक्त होकर सामाजिक तथ्य का अध्ययन इस अर्थ में अवलोकित करना चाहिए कि जो पहले से स्थापित भाव हमारे मन में हैं, विचार हैं, समाज ने स्थापित कर चुका है, उनको अलग थलग करके वास्तविक यथार्थ अध्ययन पर बल देना है। कुछ अनुसंधान की जो प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए अध्ययन करना होगा, तभी हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसे घटनाओं का समूह मानना है जो सामान्यतः बाहरी विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित होती है। दुर्कीम के अनुसार यह नियम निषेधात्मक है, अर्थात समाजशास्त्री को सामान्य विचार से बचकर वास्तविक सामाजिक तथ्यों के आर पार जाने का रास्ता दिखाया गया है। दुर्कीम इसे दूसरे शब्दों में कहता है कि प्रत्येक समाजशास्त्रीय अध्ययन की विषय सामग्री को सामान्य बाह्य विशेषताओं एवं पूर्व परिभाषित घटनाओं के समूह के रूप में देखना चाहिए, और ये परिभाषाएं किसी समूह का हिस्सा हो। यानी सामान्य अर्थ में हम ये मान सकते हैं व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में बदलेगी, वही सामाजिक तथ्य में स्थान रखेगा। सामाजिक तथ्य व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अनुसंधान है। दुर्कीम के शब्दों में यह नियम जब समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों के किसी व्यवस्था के अनुसंधान के लिए काम में लेते हैं, तब उनका प्रयास होना चाहिए कि वो ऐसे पहलुओं पर विचार करें, ऐसे पक्षों पर अपना ध्यान आकृष्ट करें जो व्यक्तिक अभिवृत्तियों से स्वतंत्र हो, यानी व्यक्ति की मन की विचार की धारणा से मुक्त हो। ठीक इसी प्रकार समाजशास्त्री को इन तथ्यों को अवलोकित करते समय देखना चाहिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इनकी उपयोगिता क्या है, ये तथ्य क्या बनने योग्य हैं अथवा नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यूरोप के अंदर कोई व्यवहार प्रचलन में है कि वहाँ भोजन के समय स्त्री पुरुष बैठकर शराब का सेवन करना सामान्य मानते हैं। इंग्लैंड में भी ऐसा होता है, मगर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ इसको धार्मिक आधार पर जोड़ दिया गया है, महिला की शुचिता के साथ जोड़ दिया गया है, और यहाँ की जलवायु के साथ इसका सकारात्मक संबंध है। अब उधर ठंडे प्रदेशों में अगर वो वाइन नहीं पिएंगे तो शायद उनका शरीर उस ठंड को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए शायद मेरा व्यक्तिगत मानना है इस मूल्य को भोजन में शामिल कर लिया गया होगा। लेकिन वही मूल्य यदि भारतीय संस्कृति में विषुवत रेखा के आसपास के गर्मी वाले क्षेत्र में यदि माना जाता है तो इसे हम विलासिता का प्रतीक मानेंगे। तो ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी कि वहाँ सामाजिक तथ्य को किस अर्थ में स्वीकार किया गया है। ठीक इसी प्रकार इसका एक दूसरा भौगोलिक उदाहरण है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब अपनी सेना के अंदर देखा कि अनुशासन नहीं बन पा रहा है गणवेश को लेकर, उन्होंने देखा कि उनके जो सैनिक है उनकी कॉलर, उनकी आस्तीन बड़ी गंदी है। उन्होंने देखा इसका लॉजिक क्या है, तो उन्होंने ये जाना कि ठंडे प्रदेशों में जब जुकाम वगैरह लग जाती है तो लोग अपनी ड्रेस से इस तरह या आस्तीन से पोंछ लेते हैं तो गंदी हो जाती है। उसने परिवर्तन किया, एक सामूहिक चेतना के रूप में वह एक नया तथ्य डाला कि भाई यहाँ बटन लगा दो, आस्तीन में बटन लगा दो, जब वो रगड़ेगा तो उसकी आँख पे स्क्रैच होंगे और वो दर्द होगा तो शायद इस आदत से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह अभिवृत्ति आदतों को भी सामूहिक आधार पर हम देख सकते हैं, वो अनुशासन का अंग बना, ये यहाँ सामाजिक तथ्य बन सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत विवेचना है जिसमें दुर्कीम का कोई ऐसा विशेष संदर्भ नहीं है। मैं समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि दुर्कीम इसी तरह समझाना चाहते हैं
कि व्यक्तिगत चेतना जब सामूहिक चेतना में परिवर्तित होती है तो सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह अवलोकित करना चाहिए। मेरी अगली क्लास में मैं सामान्य और व्याधि के तथ्य के नियम और आगे के संदर्भ में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।